नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज इंडियन पॉलिटी के एपिसोड 1 की शुरुआत करने जा रहा हूँ। एपिसोड 1 के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज का मेरा प्रथम टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके मूल तत्व क्या हैं, यह कहाँ से लाया गया, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के रूप में भी जाना जाता है। क्यों उद्देशिका के रूप में जाना जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी वो अपने प्रारंभिक रूप में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में थी। यह उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा के समक्ष जब संविधान निर्माण की बात रखी गई तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया गया और इस प्रस्ताव पर संविधान सभा में 8 दिन तक लंबी बहस होने के बाद 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह उद्देश्य प्रस्ताव। जब संविधान हमारा निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तो इसी प्रस्ताव को बाद में 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकृति मिली। इस प्रस्ताव को या इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा या कुंजी क्यों कहा जाता है कि अगर हम ढंग से प्रस्तावना को देख ले, इसकी मूल भावना को समझ ले, तो भारतीय संविधान की जो मूल भावना है वह हमें स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो जाता है, दिखाई दे जाता है कि भारतीय संविधान की भावना क्या है। इससे भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अर्नेस्ट वार्कर महोदय ने इसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा है। किन्होंने कहा? भारतीय संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वार्कर महोदय ने इसे कहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है क्योंकि कुंजी क्या होता है? चाबी। तो वह चाबी जिसके द्वारा ताला को खोल दिया जाता है, अर्थात प्रस्तावना को आप अगर समझ लें तो भारतीय संविधान की मूल भावना को आप समझ जाएंगे। तो यह है अर्नेस्ट वार्कर महोदय जिन्होंने भारतीय संविधान की कुंजी कहा प्रस्तावना को। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महोदय ने संविधान के किस अंश को भारतीय संविधान की आत्मा कहा, तब आप कहेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह कोर्ट में जाकर के वहां से न्याय ले सकता है, जिसमें 5 प्रकार की रीट याचिका दायर किए जाते हैं। तो अंबेडकर महोदय ने संविधान के इस भाग को महत्वपूर्ण भाग मानते हुए इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की यह आत्मा यानी प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपको बता दें, यहाँ पर लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि अमेरिका है कि ऑस्ट्रेलिया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना शब्द को लिया गया है अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह शब्द लिया गया है अमेरिका के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना का जो लैंग्वेज है, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो लैंग्वेज है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो भाषा जो है वह कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है, अभी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है यह मूल प्रस्तावना नहीं है, क्योंकि इसमें 1942 में इसमें 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार संशोधन किया गया। तो इसका मतलब कि यह हमारी मूल प्रस्तावना नहीं है। तो मूल जो प्रस्तावना थी भारतीय संविधान की, वह मूल प्रस्तावना जो थी उसे प्रेम बिहारी नारायण द्वारा, किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल प्रस्तावना किसके द्वारा हस्तलिखित की गए थे, तो वे थे प्रेम बिहारी नारायण। और इस मूल प्रस्तावना का सौंदर्यीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह है राम मनोहर सिन्हा। तो 2 पॉइंट इसमें बना, राम मनोहर सिन्हा द्वारा प्रस्तावना को सौंदर्यीकरण किया गया और मूल प्रस्तावना जो है वह प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हस्तलिखित की गई। अब इसमें महत्वपूर्ण फिर एक पॉइंट बनता है। अभी हम बताएं कि यह मूल प्रस्तावना, अभी का जो प्रस्तावना है वह मूल प्रस्तावना नहीं है। इसका मतलब इसमें एक बार संशोधन हुआ। तो कब संशोधन हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1976 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। अभी तक
इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो आप बताएंगे एक बार। वह संशोधन कब हुआ? 42 संविधान संशोधन हुआ 1976 में। और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में या प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द थे? तो पहला था समाजवाद, दूसरा था पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लिखे हुए हैं पंथ पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों को हम आगे समझेंगे, पूरे प्रस्तावना को जब डिफाइन करेंगे तो आगे समझेंगे कि इसका मूल थीम क्या है। अब आगे चलते हैं। जब प्रस्तावना में संशोधन हो गया, 3 शब्द जोड़ दिए गए, तो अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है अपने रूप में इस प्रकार है। इसको अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना क्या है, अब बताइए। इंटरव्यू में भी पूछ देता है, 42 बीपीएससी के इंटरव्यू में बहुत लोगों से पूछा गया कि प्रस्तावना बताइए। तो प्रस्तावना जब आपको बताना पड़ेगा तो इसको पहले आपको अपनी मेमोरी में रखना होगा। बहुत आसान है, 4 पैरा में है, इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। हम भारत के लोग, ध्यान दिएगा, प्रस्तावना की शुरुआत है वी द इंडियंस। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में हिंदी संवत जो है वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो जब हम इस प्रस्तावना को समझ गए, पढ़ लिए, समझ लिए, तब हमारे सामने नजर आता है कि इस प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। 4 पैरा, 4 मूल तत्व। कौन कौन से मूल तत्व हैं? तो ये देखिए, हम आपको दिखा चुके, बोर्ड पर लिख चुके हैं कि 4 मूल तत्व कौन है। तो सबसे पहला संविधान का स्रोत। इस संविधान का स्रोत, कहां से यह संविधान बना, कैसे बना? तो पहला ही लाइन है हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य क्या है कि हम भारत के लोग का तात्पर्य है कि यह संविधान जो बना वह भारतीय जनता द्वारा बनाया गया है या भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया है। इसका तात्पर्य यही है। संविधान का सोर्स क्या है? भारतीय जनता, अर्थात इस संविधान के अनुसार भारतीय जनता जो है सर्वशक्तिमान है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संविधान की प्रकृति क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रकृति इस प्रस्तावना में अंकित शब्दों से स्पष्ट होती है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अभी हम पूरी प्रस्तावना में सारी बातों को बता चुके हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। अब एक एक वर्ड का अगर हम व्याख्या करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या कहता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यह है कि भारत अब एक डोमिनियन स्टेट नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से अपना निर्णय लेने में सक्षम है। इसी को कहा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात बाहर भारत पर किसी विदेशी शक्ति का, बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी क्या कहता है? तो भारतीय समाजवाद रूस और चीन के साम्यवाद से अलग है। यहाँ का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसके अंतर्गत समाज के हर वर्ग को फलने फूलने का मौका मिलता है और इसी समाजवाद को आगे चलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया गया। इसी समाजवाद को आगे चलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगपति या सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग धंधे दोनों आसानी से फलते फूलते हैं। तो यहां पर समाजवाद का तात्पर्य है समाज में सभी वर्गों का समान, समाज के सभी वर्गों को समान उनका अधिकार देना, चाहे वह पूंजीपति हो चाहे वह गरीब हो। योग्यता के अनुसार वे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। संविधान की प्रकृति का तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पंथ निरपेक्ष। यहां पर लोग धर्म निरपेक्ष वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइन्यूटली इसमें अंतर है। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में पहले हम समझ लेते हैं। धर्म निरपेक्ष का तात्पर्य है कि मेरा अपना कोई धर्म है, लेकिन मैं सभी धर्मों का समान आदर करता हूं, इसलिए मैं धर्म निरपेक्ष व्यक्ति हूं।
लेकिन यहाँ पर पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है कि भारत का या भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, इसलिए यहां निवास करने वाले लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान की यह नींव है। लोकतांत्रिक का तात्पर्य क्या है कि भारत में जो शासन है वह लोकतंत्र द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता है। लोकतंत्र का तात्पर्य जनता का शासन। अब्राहम लिंकन का आप यह स्टेटमेंट इसमें याद कर सकते हैं कि लोकतंत्र क्या है, समाज के द्वारा, जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा चलाया गया शासन। और एक महत्वपूर्ण गणराज्य। गणराज्य का मतलब, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गणराज्य का तात्पर्य क्या है। तो गणराज्य का तात्पर्य एक वर्ड में आप समझ सकते हैं कि जब किसी देश का राष्ट्र प्रमुख आनुवंशिक न होकर निर्वाचित होगा तो ऐसे देश को कहा जाता है गणराज्य। जैसे आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रपति, जो राष्ट्र प्रमुख है, वह आनुवंशिक नहीं है, जेनेटिक नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा, या जेनेटिक नहीं है। यहां पर क्या है कि निर्वाचित है। यह निर्वाचन कैसे होता है हम राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, लेकिन यहां जान लीजिए कि गणराज्य का तात्पर्य कि भारत का राष्ट्र प्रमुख आनुवंशिक न होकर निर्वाचित हुआ। तो यह भारतीय संविधान की प्रकृति कहती है। क्या है प्रकृति? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इससे अगला महत्वपूर्ण है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। इस संविधान को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो लोगों को न्याय प्रदान करना, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना, सभी में समता स्थापित करना और विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, न्याय जो है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक मतलब, सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है कि भारत में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक रूप से सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। उनमें धर्म, आयु, लिंग, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है सामाजिक। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है? आर्थिक मतलब यहाँ पर आर्थिक न्याय का तात्पर्य क्या है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को भारत के किसी भी क्षेत्र में अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता है, अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है। यही है आर्थिक। वह कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है, उसमें कहीं उसको कोई रोक टोक नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह पूंजीपति हो या गरीब हो, अपनी इच्छा के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर अपने आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण है पॉइंट राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय देखिएगा, आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो कोई व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, सभी को एक जैसा पैसा खर्च करने का भी दे। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। भले आप अरबों रुपए के मालिक हो, लेकिन एक लिमिट आपको बांध दिया गया है ताकि जो गरीब तबका है वह आपके सामने टिक सके। तो यह है राजनीतिक न्याय की बात। जहां तक अगला है स्वतंत्रता की बात, तो हमारे देश के आर्टिकल 19 में ही स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता का। सभी प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है, चाहे वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, वाक स्वतंत्रता हो, बोलने की स्वतंत्रता हो, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता हो। यह स्वतंत्रता जो है संविधान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समता का अधिकार, आर्टिकल 14 आप देख लिए। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? समता का अधिकार। भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण भारतीय संविधान प्रदान करती है। लास्ट पॉइंट है बंधुत्व की भावना। बंधुत्व क्या कहता है? भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता में विश्वास करता है, और एकल नागरिकता का मतलब भारत के सभी लोग एक देश के नागरिक हैं और सभी आपस में भाई बहन विश्व बंधुत्व के रूप में निवास कर रहे हैं। भाईचारे की भावना उनमें विकसित है। तो यह कहता है विश्व बंधुत्व। और इस प्रस्तावना का जो अंतिम जो तत्व है, प्रस्तावना लागू होने की तिथि। तो अभी हम बताए प्रस्तावना जब पढ़े तो हम आपको बताए कि प्रस्तावना किस डेट को लागू किया गया? 26 नवंबर 1949। अगर इसको हम हिंदी संवत के अनुसार नोट करें तो यह कौन सा संवत है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006
विक्रम। हो सकता है किसी एग्जाम में यह पूछ दे कि कौन सा संवत था जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकृत किया गया, तो वह था मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं जो हमारे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इसको आप याद कर सकते हैं तो मेंस के लिए भी आप आराम से इसी थीम को लेकर आप आराम से एक फुल नोट्स लिख सकते हैं। अब इसमें पुनः 2 महत्वपूर्ण बात है, प्रस्तावना हमारा प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, और इस प्रस्तावना में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है या नहीं। तो इसके संबंध में 2 मामले बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पहला मामला 1960 में आया था, बेरूबारी बनाम भारत संघ। कब आया था? 1960। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने या उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और जब संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है, और जब संविधान का अंग हो गया तो अनुच्छेद 368 के आलोक में प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, इसी निर्णय के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना को संशोधित किया गया, और इस संशोधन के बाद इसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व जोड़े गए। कौन कौन? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप देख लेंगे। और अब इसके बाद अगला जो मेरा टॉपिक रहेगा इंडियन पॉलिटी का, वो रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। धन्यवाद।